अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्री नेटल डायग्नोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एट द एंड ऑफ टीचिंग सेशन यू शुड नो दैट कि किन फीमेल्स में हमें प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि सब में तो हम ये नहीं करवाएंगे, और कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं फॉर द प्री नेटल डायग्नोसिस। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले व्हाट इज प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि बेबी के अंदर कोई डिफेक्ट, एबनॉर्मेलिटी या डिजीज को बेबी की बर्थ से पहले डायग्नोस करना। अगर डॉक्टर को ये लगे कि बेबी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा उसे कहते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखिए, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस में करेंगे। अब प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट हम सब में तो नहीं करेंगे। हम प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट उनमें करेंगे जिनमें कोई सस्पिशन होगी, कोई शक होगा, लाइक किसी की बैड फैमिली हिस्ट्री हो, मीन फैमिली में फॉर एग्जांपल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री हो तो हम उस पर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की बैड पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, यानी कि किसी बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो पहले, या फिर आईयूडी हो जाए, बच्चे पेट में फोत हो जाए, या बच्चे मरे हुए पैदा हो, मीन स्टिल बर्थ हो, तो इन दैट केस अगर पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बैड हो तो हम ये ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी फीमेल में हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गया, तो अब डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया और हमें कोई एबनॉर्मेलिटी मिल रही है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए भी हम क्या टेस्ट करेंगे? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक एग्जांपल इसकी इस तरह से मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आई और उसे थैलेसीमिया माइनर है। अब जिस उसकी शादी हुई उसको थैलेसीमिया माइनर है। अब दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, मदर को भी और फादर को भी, तो 25% चांसेस हैं कि बेबी में थैलेसीमिया मेजर होगा। अब हम जो टेस्ट ऑफर करेंगे बेबी में कि टू डायग्नोस कि इसे थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, उसे हम बोलेंगे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को आप मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इस तरफ हमारे पास है नॉन इन्वेसिव, इस तरफ हमारे पास है इन्वेसिव। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इन्वेसिव की। नॉन इन्वेसिव में सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। जैसा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वो हमें अल्ट्रासाउंड पे ही पता चल जाता है। इसके अलावा ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन साइंड्रोम, वो भी हमें अल्ट्रासाउंड पर पता चल जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोस्केसियस भी हमें अल्ट्रासाउंड पर पता चल जाता है। तो on ultrasound we can easily make the diagnosis. So ultrasound can also be used as prenatal testing. इसके अलावा एक न्यू वे आया है जिसे कहते हैं नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम मैटरनल ब्लड लेते हैं और उसमें हम फीटल डीएनए को टेस्ट करते हैं, क्योंकि फीटल डीएनए प्लेसेंटा के ज़रिए मदर की सर्कुलेशन में आएगा। फिर हम मदर का ब्लड लेंगे और इसके ज़रिए से हम कुछ डिजीज़ को आजकल डायग्नोस कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात कि नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग से भी आप प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? अराउंड 10 वीक्स जेस्टेशन। और कौन सी 2 मेन चीज़ें आजकल इससे डायग्नोस की जाती हैं? बस उसका आप नाम याद कर लें, फीटल सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, जिसकी एग्जांपल है एकोंड्रोप्लेजिया, और इसके अलावा हम फीटल ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दीज 2 थिंग्स। इसके अलावा हम मैटरनल ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं बेबी में एबनॉर्मेलिटी को डायग्नोस और कंफर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी प्रेग्नेंट फीमेल का हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें हाइड्रोप्स फिटालिस आता है। अब हाइड्रोप्स फिटालिस की तो डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन हमें ये शक है कि ये पार्वो वायरस की वजह से होगा। तो क्या हुआ कि हमने अल्ट्रासाउंड पर देख लिया कि बेबी में हाइड्रोप्स फिटालिस है। अब क्या करेंगे? हम मैटरनल ब्लड लेंगे, हम उसमें क्या चेक करेंगे? उसमें हम वायरल सीरोलॉजी चेक कर लेंगे। अगर वो पार्वो वायरस के लिए पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है कि बेबी में हाइड्रोप्स फिटालिस पार्वो वायरस की वजह से हुआ है। तो इस तरह से भी हम बेबी में एबनॉर्मेलिटी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन्वेसिव वेज कौन से हैं। इन्वेसिव वेज में आता है क्रियोनिक विलिस सैंपलिंग, कॉर्डोसेंटेसिस एंड एमनियोसेंटेसिस।
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो आपने क्लियरली बताना है कि वो इन्वेसिव होते हैं और नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में आप लिखें नॉन इन्वेसिव प्री नेटल टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के साथ आप एक और लिख लें एमआरआई। एमआरआई भी किया जाता है प्री नेटल टेस्टिंग के लिए। और फिर आप इन्वेसिव में लिख लें, इन्वेसिव में क्रियोनिक विलस सैम्पलिंग, कॉर्डोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। अगर हम सिंपल सी बात करें तो सीवीएस में हम प्लेसेंटल पार्ट लेते हैं टू मेक द प्री नेटल डायग्नोसिस एट अराउंड 11 वीक्स जेस्टेशन। कॉर्डोसेंटेसिस में हम अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड लेते हैं एट अराउंड 20 वीक्स। और अगर एमनियोसेंटेसिस की बात की जाए तो एट अराउंड 15 वीक्स जेस्टेशन हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। सो अब हम इन्वेसिव टेस्ट पढ़ेंगे वन बाय वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए, बल्कि ऑस्की के लिए भी। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रियोनिक विलस सैम्पलिंग। तो पहला पहला सीधा एमसीक्यू यही बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या बेस्ट जो है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दैट इज क्रियोनिक विलस सैम्पलिंग सीवीएस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इसको परफॉर्म करते हैं फ्रॉम 11 वीक्स एंड ऑनवर्ड। अगर हम इसको 10 वीक से पहले परफॉर्म करें तो उसका नुकसान क्या होता है कि लिम्ब डिफेक्ट हो सकता है कि आप एक पार्ट निकाल दें, उतना छोटा सा बेबी, आपको पता नहीं चले, आप उसका लिम्ब भी निकाल लें साथ, तो आपको उतना बेबी क्लियर ही नहीं होगा, तो लिम्ब डिफेक्ट के चांस होते हैं। लेकिन अगर आप 10 वीक्स के बाद इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे तो लिम्ब डिफेक्ट के चांसेस नहीं होते। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए हमने इसको 11 वीक्स एंड ऑनवर्ड करना है। सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी विल परफॉर्म दिस। इसमें हमने क्या करना होता है कि हम सैंपल लेते हैं ऑफ द डेवलपिंग प्लेसेंटा, मीन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब क्या अप्रोच होती है, आइदर वी कैन यूज ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच और द सर्वाइकल अप्रोच। तो दोनों ही बेस्ट हैं, डिपेंड करता है ऑपरेटर की स्किल पर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर यूट्रस रेट्रोवर्टेड हो, प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो तब आपने क्या यूज करना है, तब आपने ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच का यूज करना है। तो ये अगर एमसीक्यू आए तो देन यू शुड नो दैट। और इस रूट का फायदा ये होता है कि पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन नुकसान क्या होता है कि असेंडिंग इन्फेक्शन का चांस होता है। जबकि ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच आप यूज़ करें या ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच यूज़ करें, फीटल लॉस का जो रिस्क होता है वो दोनों में बराबर होता है। नाउ द प्री रेक्विजिट्स, अगर आपने सीवीएस कर रहे हैं तो क्या चीज़ें जानना पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी वायबल है या नहीं। हो सकता है कि बेबी वायबल ही ना हो और आप इतना मुश्किल प्रोसीजर कर रहे हैं। नंबर सेकंड, सिंगल प्रेगनेंसी होनी चाहिए। नंबर थर्ड, जिस्टेशनल एज फीटस की 10 वीक से कम ना हो, राइट, जैसा मैंने पहले बात की थी कि फीटल लिम्ब डिफेक्ट हो सकता है। प्लेसेंटल लोकलाइजेशन होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप प्लेसेंटल पार्ट ही निकाल रहे हैं, बेबी का कोई पार्ट नहीं निकाल रहे। अगर ये तमाम चीज़ें फुलफिल हैं तो आप CVS ऑफर करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ द प्रोसीजर। सबसे पहला रिस्क होता है मिस कैरेज का, दिस इज़ अबाउट 2%। और इसके अलावा प्लेसेंटल मोसेकिज्म का रिस्क होता है अबाउट 1 to 2%, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फीटल टेलिपीज मीन फीटल लिम्ब डिफेक्ट का भी रिस्क होता है 10 वीक से पहले। अकॉर्डिंग टू बुक अगर आप 10 वीक्स के बाद करेंगे तो ये रिस्क नहीं होता। नाउ व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस टेस्ट। तो इंडिकेशन क्या होगी कि अगर आपने रूल आउट करना हो कॉमन एन्यूपुलाइटिस लाइक डाउन सिंड्रोम, अगर एमसीक्यू आ जाए कि आपने रूल आउट करना है डाउन सिंड्रोम को इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो कौन सा आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, तो आप डाउन सिंड्रोम के लिए सीवीएस करेंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है। नंबर सेकंड, आप हीमोग्लोबिनोपैथीज को रूल आउट करने के लिए सीवीएस करते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथीज किस तरह से कि अगर एमसीक्यू आ जाए कि मदर को थैलेसीमिया माइनर है, फादर को थैलेसीमिया माइनर है, अब आपको डर है कि बेबी को थैलेसीमिया मेजर ना हो, तो आप कपल को कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफर करेंगे इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आप उसको CVS ऑफर करेंगे। बल्कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसको ऑफर करना चाहिए, बिकॉज
CVS में आपको PCR के लिए ज़्यादा सैंपल मिलता है, लार्जर सैंपल मिलता है एज कम्पेयर टू अगर हम एमनियोसेंटेसिस से लें। सो एमनियोसेंटेसिस से ये बेहतर है टू रूल आउट हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछें कि आपने हीमोग्लोबिनोपैथीज को रूल आउट करना हो, थैलेसीमिया मेजर को रूल आउट करना हो, तो आप कौन सा टेस्ट ऑफर करेंगे, तो वो CVS ही है। और अगर वो पूछे स्पेसिफिकली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगेन क्या होगा हमारे पास, CVS ही होगा। सो दीज आर द टू मेन इंडिकेशंस जिसके लिए हम CVS करवाते हैं। नंबर 1 एन्यूप्लाइडिस को रूल आउट करने के लिए, नंबर 2 टू रूल आउट हीमोग्लोबिनोपैथीज। Now the best prenatal diagnostic test in the second trimester, that is the amniocentesis. ये हम परफॉर्म करते हैं इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, आइडली बिटवीन 15 to 16 वीक्स एंड ऑनवर्ड। इसमें क्या करते हैं कि हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं अबाउट 15 to 20 ml। अब हम एमनियोसेंटेसिस क्यों परफॉर्म करते हैं? एमनियोसेंटेसिस हम परफॉर्म करते हैं टू रूल आउट फीटल इन्फेक्शंस, congenital fetal infections like cytomegalovirus and टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये भी MCQ आता है कि अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस फीटस को हो या साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हो तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट हम करेंगे, तो दैट इज द एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा कॉमन एन्यूपुलाइटिस जैसे कि डाउन सिंड्रोम, अगर MCQ आ जाए कि स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आ गई है तो आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो वो एमनियोसेंटेसिस होगा। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर आप CVS को कभी टिक नहीं लगाएंगे। अगर थैलेसीमिया मेजर आपने रूल आउट करना हो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर तो आप एमनियोसेंटेसिस करेंगे। हालांकि अगर ओवरऑल बेस्ट पूछें तो उसके लिए CVS है एंड दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं CVS के ओवर एमनियोसेंटेसिस। देखिए अगर आप CVS करते हैं देयर इज अ मोर रिस्क ऑफ मिसकैरेज। ओवरऑल 1% मिसकैरेज का रिस्क होता है इन CVS, वाइल एमनियोसेंटेसिस में ये 1% होता है। सो इसका रिस्क क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसके अलावा प्लेसेंटल मोसेकिज्म एंड फीटल टेलिपीज का रिस्क भी ज़्यादा होता है CVS में, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है। जबकि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CVS ओवर एमनियोसेंटेसिस, कि CVS आप अब अर्ली परफॉर्म कर सकते हैं 11 वीक्स पर, जबकि एमनियोसेंटेसिस आप 15 वीक्स एंड ऑनवर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आपने हीमोग्लोबिनोपैथीज को रूल आउट करना हो तो आपको CVS करना चाहिए बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू लार्जर सैंपल फॉर PCR। नाउ द कॉर्डोसेंटेसिस भी एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम 20 वीक्स एंड ऑनवर्ड परफॉर्म करते हैं। और ये परफॉर्म हम क्यों करते हैं, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फीटल एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर MCQ आ जाए कि हमने फीटस के मिडल सेरेब्रल आर्टरी की डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया और उसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, अब हमने डायग्नोसिस करनी है कि ये एनीमिया को है या नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉर्डोसेंटेसिस ऑफर करेंगे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा इसके और यूज़ होता है कि अगर हमने फीटल एसिड बेस स्टेटस चेक करना हो तब भी हम ये यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसकी, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ द नीडल प्रिक, और इसकी वजह से फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और इसके अलावा मिसकैरेज का रिस्क होता है अकॉर्डिंग टू 10 टीचर 2 से 5% होता है। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इस टेस्ट की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम मदर टू फीटस। तो अगर मदर को HIV हो या अदर वायरल इन्फेक्शन हो तो ट्रांसमिशन टू द फीटस हो सकती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।